ठीक आ रही है सर आवाज। चलें, चलो वो खैर दूसरी तरफ भी जब इंटरनेट का इशू होता है ना तो वहाँ पे भी आवाज़ की डिस्टॉर्शन हो जाती है। हमारी तरफ से मेरे ख्याल सही जा रही है। तो करें शुरू। 1945 तक वर्ल्ड वार टू हुई थी और उसके बाद जो चीज़ें सारी हैं ना उसको पोस्ट इरा कहते हैं। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वार इरा, यानी उसके बाद सारे जितने भी तो 1949 में फिर ये नेटो बन गई थी 28 मेंबर्स की। ये मुख्तलिफ ये जो 28 इसके मेंबर्स हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड वार टू में क्यों बनाई थी? तो इसके बाद फिर पहले मुख्तलिफ कंट्री की फौजें और ये आपस में महाज लड़ते, तो बाद में उन्होंने कहा जनाब एक इकट्ठा सेटअप बना लें जिसमें सारे मुल्कों के पार्टिसिपेंट होंगे, तो अगर कोई जंग का खतरा होगा तो हम जनाब उसकी जो बंदा गलत होगा, जो कंट्री गलत होगा, दूसरी नेटो उसकी फोर्स में भेजेंगे, वहाँ पे जाकर वो उसको टैकल करेगी। तो शायद यही वजह है कि अब दुनिया में कोई तीसरा महाज नहीं हुआ, यानी वर्ल्ड वार टू के बाद कोई बड़ा बड़ा इवेंट नहीं हुआ जंग के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, ये भी बेल्जियम ब्रसल्स में है। इसके भी 29 पहले मेंबर थे, अब बरतानिया इसे एग्जिट कर गया, तो अब ये 28 मेंबर्स रह गए इसके। उसके बाद जनाब ये आपका कंट्री आ जाता है नेदरलैंड। नेदरलैंड वाहद कंट्री है जो बिलो सी लेवल है, इसका कैपिटल एम्स्टर्डम है ये वाला। तो ये कंट्री जब मैंने आपको मैप करवाया था तो ये बिलो सी लेवल था, तो मुल्क वालों ने क्या किया है, तो बहुत बड़ा पानी है, मिट्टी का बंद बांध कर ना पानी को रोका हुआ है कि अगर, क्योंकि ये बिलो सी लेवल कंट्री है तो सी से ऊपर है। ये वाहद कंट्री है दुनिया का जो बिलो सी लेवल है। तो उससे क्या होता है कि बंद बांधा हुआ है, अगर बंद खुदा ना खास्ता टूट जाए तो ये मुल्क सारा डूब सकता है। इसका ओल्ड नेम जो था वो हॉलैंड था, लेकिन अब इसका नाम जो चलता है पॉलिटिकल मैप में वो नेदरलैंड है। जितनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनका नाम हिस्टोरिकली चेंज हुआ है। उसके बाद लो सी लेवल मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो अहम अहम चीज़ है ना, नेदरलैंड में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आपको आवाज ICJ। सही आ रही दूसरे लोगों को? मुझे तो यार बड़ी कट कट के हो रही है यार। जी भाई, हमें बिल्कुल आवाज आवाज सही ठीक आ आ रही रही है। है। भाई आपका इंटरनेट का कोई इशू है, इसको रिजॉल्व कर लें, आवाज़ सही जा रही है। मैंने कहा अगर दूसरी तरफ भी इंटरनेट का इशू हो तो उससे भी आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। ये बाईपोलर कनेक्शन है ना, दोनों तरफ से इंटरनेट स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ जी, अब हो गया इशू रिजॉल्व के क्या जी ठीक है, अब क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा, नेदरलैंड में हाँ जी ठीक। जो अहम लैंडमार्क है वहाँ पे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ। ICJ की आजकल की दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें पाकिस्तान के दो बड़े इश्यूज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एक कश्मीर इशू है और दूसरा बड़ा जो इशू है वो कुलभूषण यादव का, यानी वो जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था जनाब, इंटरनेशनल जो स्पाई है। तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक पाकिस्तान उसके साथ जो भी करना चाहता है, लेकिन वो इंटरनेशनल, अब उन्होंने इंडिया वालों ने क्या किया, ये इसको कोर्ट इंटरनेशनल, जैसे किसी भी कंट्री में अगर हाई कोर्ट में केस नहीं ना उसका प्रॉपर फैसला होता, तो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर फाइनली हतमी होता है। इस तरह ये सारे दुनिया के ममालिक के लिए एक फाइनल जजमेंट कोर्ट है कि अगर कोई इंटरनेशनल कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो दो कंट्रीज का आपस में डिस्प्यूट हो गया, तो तीसरा तो कोई बंदा चाहिए ना सालसी के लिए। तो ये स्पेशली इस पर्पस के लिए ICJ बनाई गई थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये नेदरलैंड में इसके 15 जजेस होते हैं। अगर आपने वो पीछे करके कुलभूषण यादव केस की हुई थी सारी उसकी पेशी, तो उसमें देखा होगा आपने, वो नेदरलैंड में उन बड़े बहुत सारा बड़ा कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है, वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं। तो ये 15 जजेस होते हैं इसके, ये रिपीट होते रहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ वन जज जो है 9 ईयर होती है इसकी। तो इसकी अगर आपने मजीद डिटेल पढ़नी हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन कौन से आजकल केसेस हैं जो या पेंडिंग चल रहे हैं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें, लेकिन बेसिक यही था कि नेदरलैंड जो है इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लार्जेस्ट ड्राई मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नेदरलैंड में पाई जाती हैं। बस इसका इतना ही था। उसके बाद आपका आ जाता है डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है। ये मैंने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन
अच्छा, ये ग्रीनलैंड मैंने आपको बताया था, ग्रीनलैंड जो ऊपर वाली साइड नॉर्थ अमेरिका की, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। अच्छा, ये जो इशू हुआ था ना, जो खाके बनाए गए थे डेनमार्क में, वो बनाए थे कैरी कैथर इनको बोलते हैं 2005 में। इसमें अमर चीमा नामी बंदे ने अटैक किया था उस बंदे से जो अखबार का एडिटर था। तो अमर चीमा, वो बंदा तो बच गया था, लेकिन बाद में अमर चीमा जो था, ये इसको फिर सजाए मौत हो गई और बाद में शहादत का दर्जा मिला। और इस जो इसकी पार्लियामेंट है वो है फोकटिंग, यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट बैठती है, ये थोड़ी सी हट के है, इसलिए इसका क्वेश्चन आता है फोकटिंग। ठीक है, पार्लियामेंट डेनमार्क की। उसके बाद नॉर्वे है, नॉर्वे जनाब नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, इसका कैपिटल ओस्लो है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं नॉर्वे को। पीस का नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, ये तो जब लोगों को ज्यादा पता होता है कि नोबेल प्राइज यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो फिर डेट पूछ लेता है कि कब दिया जाता है। तो एवरी ईयर, हर साल 10 दिसंबर ऑफ द मंथ जो है ना, आखिरी महीना उसकी 10 तारीख को, ये उन्होंने एक स्पेसिफाइड डे मुकर्रर कर दिया है। और यही जो है ना, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो अल्फ्रेड नोबल की है, वो ही डिसाइड करती है कि पीस का नोबेल प्राइज किसको देना चाहिए। ये आपको पता होगा, मलाला को भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। अच्छा, उसके बाद स्टोर्टिंग है, इसकी पार्लियामेंट है स्टोर्टिंग, वो फोकटिंग थी और इसकी की है क्या, स्टोर्टिंग। तो ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि नोबेल प्राइज किसको देना है, ये स्टोर्टिंग जो इनकी पार्लियामेंट है एवरी ईयर। उसके बाद यंगेस्ट पीस नोबेल प्राइज जो है वो आपको पता ही है कि मलाला यूसुफजई को मिला था 2014 में। ये कंट्रोवर्शियल सा है, हम पाकिस्तानी लोग तो इसको मान नहीं, क्योंकि अगर उसकी कुर्बानी देखें तो इस तरह तो हज़ारों लोग ऐसे मरते हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है। अगर वो भी अपने उस जो लोगों की लाइफ जाती है, वो भी उसको स्लोगन बना लें कि उन्होंने एजुकेशन की खातर या इस तरह की खातर, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा टाइप सी चीज़ें हैं सारी। लेकिन यह है कि इन्होंने हाईलाइट करते करते उसको आसमान तक पहुंचा दिया, और आजकल वो मलाला यूसुफजई कनाडा में मौजें कर रही है। तो अगर उसको नोबेल पीस प्राइज मिला है तो इतनी हमदर्दी है, तो फिर वो अपने इलाके में रहे ना, जाके वहाँ पे कोई 200-400 स्कूल बनवाए बायस से मदद लेकर। तो इस तरह की ये चीज़ें ऐसी हैं कि बस फिर हम एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। उसके बाद अल्फ्रेड नोबल था, जो स्वीडन का बंदा, जो बेसिकली जिसने ये नोबेल पीस, जिसकी वजह से देना शुरू हुए थे नोबेल प्राइज, जहाँ से इजाद हुआ था 1901 में। अच्छा, बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबल था ना, इसकी इन्वेंशन ये नोबेल पीस प्राइज नहीं, इसने डायनामाइट जो है ना, डायनामाइट ये होता है एक्सप्लोजिव मटेरियल। जितना भी ये बैलिस्टिक मटेरियल बनाया जाता है ना, जो आपका बम वगैरह में इस्तेमाल होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, तो उसमें जो स्पेशल चीज इस्तेमाल तो डायनामाइट है, तो उसकी इन्वेंशन इस बंदे को क्रेडिट जाता है। तो जब इसने ये सारा बना लिया डायनामाइट, तो तब लोगों ने कह दिया कि तुमने तो बहुत दुनिया का बहुत बड़ा घिनौना काम कर दिया, यानी तुम्हारी वजह से अब लोग मरेंगे। जाहिर बात है, तुमने एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाया तो किसी ना किसी पे तो वो इस्तेमाल हो गए ना। तो वो फिर बाद में बीमार पड़ गया, तो उसने फिर जाते जाते एक अच्छा काम किया, पता नहीं हम इसको अच्छा कह सकते हैं कि उसने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना दी, एक अदारा ऐसा बना दिया कि जनाब मेरे नाम से जो काम करेगा, तो वो दुनिया में अच्छे काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज, नोबेल से किसी खास चीज को कहते हैं, तो प्राइज इनाम को, यानी एक खास इनाम जो हर कोई नहीं दे सकता। तो उस वजह से फिर ये नोबेल पीस प्राइज जो है शुरू हो गया था। अच्छा, 5 चीज कैटेगरीज हैं जिनमें नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ये भी बाज़ औक़ात पूछ लेता है कि इनमें से 2 दी गई होती हैं, 3 दी गई होती हैं, या 1 दी गई होती है बाकी नहीं होती। तो इसमें बायोलॉजी में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, लिटरेचर और पीस में। पीस का जो है ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे। बाकी जो है वो स्वीडन में, ये चारों कैटेगरी जो अवार्ड देते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मेडिसिन में भी नहीं है ये बायोलॉजी की जगह? हाँ बायोलॉजी उसी में, उसी में कैटेगरी में फॉल करती है, बेसिक्स। तो ये क्या करते हैं फिर जनाब, हर साल ये नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है इसी कट। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन में क्या चीज़ें इससे पूछते हैं कि जो रिसेंट, जो पिछले साल जितने भी नोबेल पीस प्राइज दिए गए होते हैं, तो उसमें देख लेना चाहिए फिर बंदे को, जब आप प्रेपरेशन प्रॉपर करें तो बायोलॉजी वाले बंदा देख लें जिसको रिसेंट मिला हो, केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, लिटरेचर वाला, पीस वाला, ठीक है। तो एक साल पीछे जिन लोगों को ये, या प्रीवियसली जहाँ जब भी किसी को मिला होता है, तो वो फिर उसका क्वेश्चन में आ जाता है, या रिपीट में भी आ जाता होता है, लेकिन इससे ज्यादा वो डिटेल नहीं पूछता। वो मैडम क्यूरी और दूसरी वो मैंने आपको पीछे करवा दी। सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज जो रेड क्रॉस एक यूनियन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आपने देखा होगा, वो ऐसे ना
रेड कलर का स्टार सा बना होता है जो जी, जो जब पुराने क्लिनिक थे ना जो पाकिस्तान में, पुराने जो छोटे छोटे डॉक्टर वगैरह क्लिनिक बना, तो उनका जो क्लिनिक होता है तो उसके ऊपर स्टार बना होता है रेड कलर का, अगर आपको याद हो या कहीं आपने देखा हो, रेड कलर का सितारा सा एक बना होता है ऐसे। तो वो असली में उसकी बेस ये रेड क्रॉस यूनियन है कि पूरी दुनिया में ये अदारा है, लोगों को, पुअर कंट्रीज को एड करता है, और उसकी बना पर फिर ये मेडिसिन या जितनी भी हॉस्पिटैलिटी है ना, ये मरीजों को देखने के रिलेटेड। तो ये हेनरी डोलैंड स्विट्जरलैंड का बंदा था जिसने ये रेड क्रॉस बनाई थी। ये बेसिकली उसने जब जंगें, क्योंकि फर्स्ट ये 1901 की बात है और वर्ल्ड वन वन और टू बाद, इससे पहले भी छोटी छोटी जंगें होती रही हैं, तो वो उस वक्त माहौल ही ऐसा था। तो फिर उसने लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा जनाब ये एक यूनियन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम उसने वो रेड क्रॉस रखा था, वो क्रॉस ही ऐसे। तो उस वजह से जनाब इसका नाम फिर ये ऐसे पड़ गया। उस बंदे को फिर फर्स्ट जो पीस नोबेल प्राइज है ना, इस बंदे को मिला था 1901 में, कि बेसिकली ये पीस के लिए काम करता है, अमन के लिए, भलाई के लिए काम करता है, तो इस वजह से। उसके बाद में फर्स्ट एशियन आ जाता है 19, अक्सर ये रविंद्रनाथ टैगोर का अक्सर ही पूछा जाता है। तो ये बंदा हुआ जिसने जनाब इंडिया का वो जो इंडियन वो अपना, जैसे हमारा नहीं है पाक सरजमीन हम पढ़ते हैं, तो इंडिया का इस बंदे ने ये लिखा है, और इंडिया का और बांग्लादेश का दोनों का। अब मुझे वो बताना नहीं आ रहा कि क्या उसको बोलते हैं जब हम पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसने दोनों का इंडिया का नेशनल एंथम, अल्लाह आपका भला करे। तो लिटरेचर बेसिकली ये लिटरेचर का बंदा है। तो जनाब इसने ये बहुत बड़ी एक कीता गली नजी एक बुक है, ये लिखता है बंगाली ज़बान में, ये इसकी बड़ी मशहूर है इंडिया, इस मतलब बहुत पढ़ी जाती है और बहुत ज़्यादा फॉलो की इंडिया में और बांग्लादेश में, इसलिए इसने बंगाली ज़बान में लिखी है। ये है भी बंगाली। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम जो थे अनवर सदात, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। आपने ये मुझे बताना है कि अनवर सदात किस कंट्री के थे। देखें पिछले क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ, कोई बंदा नहीं शेयर करता बाद में, तो मैंने सारों से रिक्वेस्ट की है कि एक दफ़ा आप कोई ना कोई चीज़ अपने पास एक छोटा सा हिंट कर लिया करें, बेशक नाम ही सेव कर लिया करें। इससे आपको मैं अब तो बता दूंगा, लेकिन ठीक है आप नहीं इसको सर्च करेंगे बिल्कुल भी। तो जब आप अनवर सदात लिखेंगे 1978 के अलावा और बड़ी सारी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी टैकल कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये एक बेस चीज़ होती है तो वो बतानी ज़रूरी है। तो ये आपने बताना है किस कंट्री से था, ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम है जी, अक्सर क्वेश्चन पूछता है द फर्स्ट मुस्लिम हु गॉट नोबेल प्राइज, और ये भी पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में। तो फिर अगर ये पूछे किस कैटेगरी में, तो पीस में मिला था, और ये कहाँ का था ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और कब मिला ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 1978 में और पीस में। तीसरी ऑप्शन आपने मुझे बतानी है। खैर आगे इसकी वैसे डिटेल लिखी हुई है। ये जनाब इसने ना कैंप डेविड अकॉर्ड एक हुआ था, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है कैंप डेविड, आप उसको नेट से सर्च करेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट मिल जाए। कैंप डेविड अकॉर्ड था, बेसिकली ये था, इसने जनाब दुनिया में पहली हिमाकत की, ये बंदा था, इसने इसराइल को ना कंट्री तस्लीम कर लिया। तो तभी उनके पास प्रॉपर, क्योंकि टेरिटरी नहीं थी, उनको कोई दुनिया में तस्लीम नहीं कर रहा था। तो जब इसने, अब मैं बता नहीं सकता आपको कंट्री, आपने खुद ही बताना है, तो इस ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे उनका करीब इसराइल के पार्टनर ही लगता है। तो इसने जब तस्लीम कर लिया, सनाई पेनिनसुला के साथ वाला कंट्री है, तो तस्लीम कर लिया, तो उस वजह से जनाब इसको पीस से ये एक फजूल सा समझ रहे हैं कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिला। ये आज तक कंट्रोवर्शियल है कि क्या इसने इतना बड़ा काम किया, सिर्फ इसने इतने अपने मुल्क में बैठ कर ये एक्सेप्ट किया कि इसराइल एक कंट्री जैसे तो कोई तस्लीम कर लेता है। और ये याद रखना कि पाकिस्तान की यूएनओ में मुखालफत जो है अफगानिस्तान ने सबसे पहले की थी। जब भी कोई कंट्री बनता है ना, तो फिर दूसरे मुल्कों ने इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज करना होता है। तो जैसे सूडान, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान जो रिसेंटली रिकग्नाइज कंट्री इन द वर्ल्ड 2011 में, 2011 में। तो इस तरह इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में बाकायदा अपनी रिक्वेजिशन भेजनी पड़ती है, फिर वो दूसरे सारे कंट्री बाकायदा वोट देते हैं कि हम इसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, और इस तरह उसको मेंबरशिप भी मिलती है फिर यूएनओ की। अच्छा उसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मुस्लिम दुनिया में नोबेल पीस प्राइज किसके पास है ज्यादा, किस कंट्री के पास, तो ये इजिप्ट के पास है जनाब, जिसको मिस्र कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले नोबेल प्राइज 1979 में जो पाकिस्तान में मिला था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था। ये मरजई थे, बेसिकली बाय रिलीजन नॉन मुस्लिम जिसे कह लें। तो ये आपने जो इन्होंने 2 न्यूक्लियर फोर्सेस को ज्वाइन किया था, इनके साथ एक और बंदा भी था, लेकिन इनको फॉर्चुनेटली ये एक ही बंदे को 1979 में ये
नोबेल प्राइज मिल गया। ये आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में मिला। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ आएंगे, को ये अभी एशिया के वो बता रहा है। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस थे। डॉक्टर यूनुस बड़ी फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड है। कहते हैं इन्होंने $27 से जनाब अपनी एक छोटी सी चैरिटी शुरू की थी, लोगों को छोटा लोन देना शुरू किया था। तो जब 2007 या 8 आया तो इस बंदे के पास 2011 आया, 2006 में शुरू करता है, 2011 आया तो कितने $40 मिलियन थे इस बंदे के पास। माइक्रो फाइनेंसिंग इसने शुरू की थी, यानी बैंकों को जो छोटे कर्जे नहीं देते। पाकिस्तान में भी आजकल काफ़ी इदारे इसका काम कर रहे हैं, जैसे एक अखुवत अदारा है, उसके अलावा पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग भी है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, पुअर लोग जो हैं वो विदाउट सूद 70,000 लाख तक कर्जा तो ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में पे नहीं कर सकते। वो फौरी जाकर उसको कहीं जो उधार लिया होता है वो चुका देते हैं। वो उधार के ऊपर फिर समझने उनके ऊपर फिर और उधार चढ़ जाता है। तो क्योंकि किसी उनको रिटर्न करने होते हैं, तो इसीलिए उनके पास बेचारों का कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं होती फाइनेंशियल, इसी वजह से वो इससे निकल नहीं सकते। लेकिन इसकी पॉलिसी थी, ये प्रॉपर ही उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था सारा ये, तो इसीलिए ये सक्सेसफुल ये रहा। और इसी वजह से फिर इसको फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में ये फिर नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और उसके बाद इंडिया का जो अगर आप देखें तो इंडिया सर की एक चीज अमरीता ऐड कर दूं इधर मैं। जी प्लीज करें। सर फाइनेंस यानी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, जी तो जी ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एडम स्मिथ की, हाँ, इकोनॉमिक्स समझ लें कि उसके बगैर अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स समझनी है तो एडम स्मिथ को, मॉडर्न इकोनॉमिक्स उसके बगैर आप समझ नहीं सकते। ये बिल्कुल अच्छा एडिशन किया है। अच्छा, उसके बाद आ गया इंडिया में अमृता सिंह को 1998 में ये मिलता है नोबेल प्राइज। और उसके बाद अच्छा ये चीज़ याद रखनी है, ये सबको पीस का नहीं मिला, इनकी कैटेगरी अलग अलग सी है सबकी। उसके बाद बाकी सारे नोबेल प्राइज स्वीडन देता है, मैंने आपको पहले बता दिया। और सिर्फ पीस का जो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। अच्छा, ये स्वीडन आ जाते हैं। इसको सा मिल ऑफ द यूरोप कहते हैं क्योंकि स्वीडन की लोकेशन ऐसी है, सबसे ज़्यादा स्वीडन की जो लकड़ी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इसका एक ही इम्पोर्टेंट है स्वीडन का। कैपिटल पूछ लेता है या करेंसी पूछ लेता है या सा मिल ऑफ द यूरोप या, तो ये नहीं, ये सबसे ज़्यादा स्वीडन से अच्छी लकड़ी पूरे यूरोप के कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया। उसके बाद फिनलैंड आ जाता है। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। इसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी स्वीडन कहते की हैं। पार्लियामेंट भी इम्पोर्टेंट है, हाँ ये जी। भी काफी टफ है। आज ही काफ़ी टाइम, बता दें कौन सी है इसकी पार्लियामेंट। सर डैग होता है एंड पे, मेरे जेहन से निकल गया है। क्या होता है? डैग डैग लफ्ज एंड पे आता है और शुरू में पता नहीं क्या है। चलें रिक्स आपको डैग, रिक्स एग्जैक्ट डैग। शेयर, जैसे जापान की डाइट है ना, ऐसे आपने शेयर कर देनी है। जापान की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर कर हाँ, देना, कोई मसला नहीं। रिक्स देखे ना डैग है इंसान सर, भाई, हाँ रिक्स टैंक। देखो रिक्स मेरी डैग। बात, देखो मेरी बात सुनो। इंसान है ना, हम बोलते भी हैं, हम सीखते भी हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं कि अगर आपको याद नहीं आ रही। इसीलिए खान साहब वाला हाँ घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है, वाकई नहीं घबराना। खैर वो अब तो घबराने लग गए हैं कुछ लोग, लेकिन आपने नहीं घबराना। आपने क्योंकि अपनी लड़ाई लड़नी है, खान साहब अपनी लड़ रहे हैं, तो अपनी अपनी जंग करनी चाहिए। उसके बाद फिनलैंड का हेलसिंकी है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी कहते हैं। आजकल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा फिनलैंड जा रहे हैं क्योंकि ये, इसकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है इसका। ठीक है, हज़ारों झीलों की सर इस सरजमीन भी कहते हैं। अब देखें ना, दो दो चार चार चीज़ें सिर्फ यहाँ पे मेंशन है। तो जब आप इसको एक कंट्री को इंडिपेंडेंटली गूगल करोगे, मैप पे आपने पढ़ लिया, तो फिर बहुत सारी और चीज़ें आपके नॉलेज में आ जाएंगी। उसके बाद यूके की तरफ आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम। इसकी 4 स्टेट्स हैं, इन चारों स्टेट्स को फिर यूके हम कहते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इंग्लैंड को यूके समझते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन थोड़ी सी दूर कर लें। जैसे दुबई जो है ना, वो यूएई जब कहते हैं तो लोग समझते हैं सिर्फ दुबई की बात है, तो उसकी 6 और स्टेट्स भी हैं। इस तरह यूके अकेला, फलाना जी यूके गया है, लंदन गया है, तो वो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड में है लंदन। तो ये आप चारों हैं, पहले इंग्लैंड है, फिर वेल्स है, फिर नॉर्दर्न आइलैंड है, फिर स्कॉटलैंड है। अच्छा, पीछे करके आपने सुना था ये रेफरेंडम भी करवा रहे थे, उसमें क्या था, स्कॉटलैंड जो था ना वो अलहदा होना चाह रहा था। वहाँ पे तहरीक बकायदा चल गई कि हम जनाब हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें, हम यूके में नहीं रहना चाहते। तो फिर क्या हुआ, यूके की पार्लियामेंट ने रेफरेंडम कराया। लेकिन क्या था, जो स्कॉटलैंड के 51% लोग थे, उन्होंने इसकी फेवर में वोट किया कि हम इसमें रहना चाहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो
ब्रिटेन हुआ था ना, जो ब्रेग्जिट हुई है, इसमें भी उन्होंने ऐसे रेफरेंडम ही करवाया था। वो बड़ा अच्छा तरीका है इनका, क्योंकि ये जमहूरियत का बड़ा दावा करते हैं यूके वाले, तो फिर ये क्या कहते हैं, लोगों की राय लेते हैं, डायरेक्ट पब्लिक व्यू लेते हैं ये। तो उसमें फिर क्या होता है कि जिस किस्म जो रेफरेंडम का रिजल्ट है उसके मुताबिक फिर ये पार्लियामेंट फैसला कर देते हैं। उसमें इन्होंने जनाब रेफरेंडम में ही रिसेंटली, जब ब्रिटेन है ना ये यूरोपियन यूनियन से निकल गया था, अब 28 मेंबर रह गए, पहले 29 थे। अब इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर पूछी जाती हैं, तो M16 है, फिर उसके बाद M15 है दो, उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड फेमस जो है वो भी यहाँ पे ही है, उसके बाद कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इसके 54 मेंबर्स हैं, 1931 में बनती है। उसके बाद ये दूसरी जो CWIS है, ये रसिया में है, ब्लारस में, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो जितनी भी स्टेट्स जो 11 ये 11 ममालिक थे, जब USSR टूटा था ना 1991 में, तो 11 स्टेट्स उसमें से आज़ाद हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था तुर्कमानिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, कजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था। उसके बाद ऊपर वाली कुछ स्टेट्स थी, एस्टोनिया था, लटविया था, लुथानिया था। ये 7 मैंने आप 8 बता दिए, 3 आपने ग्रुप में मुझे बतानी है कौन सी हैं, आसानी से मिल जाती हैं, रशिया से टूटने वाली स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब यूके में फेमस मैग्ना कार्टा 1215 में हुआ था। इसको जनाब डेमोक्रेसी की मां माना जाता है मैग्ना कार्टा, कि कहते हैं फर्स्ट ह्यूमन राइट्स का चार्टर था, बट आई डोंट बिलीव ऑन इट, और मैं बीइंग मुस्लिम इस पर यकीन नहीं करता। मैग्ना कार्टा था जो मिसाक मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल 1450 साल पहले दिया था। तो एग्जैक्टली ये, सर। हाँ, हम इस मैग्ना कार्टा की इतनी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, ये आज की बात ही समझे। उसके बाद इससे पहले अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा से पहले सूरत हाल ये थी कि सारे इख्तियारात जो किंग के पास होते थे, और किंग अपनी मर्जी से जिसको मर्जी कत्ल करवा दे, जिससे मर्जी जो मर्जी छीन ले, जिसके ऊपर जो मर्जी पाबंदियां लगा दे। तो किंग इज ऑल एंड ऑल, किंग एक गॉड की तरह था कंट्री के ऊपर। तो फिर जब मैग्ना कार्टा आ गया, इन्होंने क्या, ह्यूमन राइट्स की जनाब कोई बात शुरू हो गई, तो इन्होंने कहा जनाब इंसानों के हकूक हैं, जो नीचे काम करने वाले आम लोग हैं, इनकी भी कोई राय होनी चाहिए, इनकी भी बात हमें कोई माननी चाहिए, सिर्फ बादशाह की मर्जी नहीं सारे मुल्क में चलनी चाहिए। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बात करने के रिलेटेड था, तो इसलिए ये मैग्ना कार्टा को काफ़ी हैसियत देते हैं, ये ब्रिटेन हिस्ट्री में इसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना, इसके बारे में एक बड़ी राय, जो जितने लॉ के स्टूडेंट है उन्होंने ये तो पढ़ी होगी, ब्रिटानिया जो इनका लॉ है ना, इनके मुल्क का कानून है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन से कि उसकी अमेंडमेंट बड़ी आसान है, यानी कितनी दफ़ा उसको अमेंड किया गया। और फेमस कोर्ट है इसके बारे में कि ये एक मर्द को औरत नहीं बना सकते, या एक औरत को मर्द नहीं बना सकता, ये जो इनका कानून है, बाकी ये सारे काम करवा लेते हैं। इवन के यहाँ पे किंग को फांसी भी दे सकते हैं आपके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। तो ये सिर्फ वो कहते हैं उनके मुताबिक कि ये मैग्ना कार्टा की वजह से है कि हम ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि पासदारी करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वर्ल्ड वार 1 और 2 देखते हैं तो हमें कोई इंसानियत नज़र नहीं आती। अच्छा, उसके बाद जनाब वर्ल्ड वार 1 क्या थी, ये जनाब बरतानिया ने ओटोमन एम्पायर, बरतानिया, ओटोमन एम्पायर और जर्मनी को शिकस्त दी। और इसके बाद ये 1914 से 1914 से 1918 था, इसमें एस्टोनिया था, हंगरी था, जर्मनी था। उसके बाद दूसरी साइड जो बल्गारिया और ओटोमन एम्पायर ये एक साइड, उसके बाद यूके, रशिया, सर्बिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम एंड यूएसए। तो बरतानिया ने क्या किया था, जर्मनी को शिकस्त दी थी, और जर्मनी और जापान के ऊपर तो जनाब शिकस्त के बाद आपको पता है वो वर्ल्ड वार 2 में हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक भी हो गए थे। तो इसलिए जनाब जर्मनी, इटली और जापान जो एक साइड पे था, दूसरी तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन जो कि USSR था, मौजूदा रशिया, चाइना एंड USA। देखें कितनी बड़ी पावर एक साइड पे थी, और ये इस तरफ। तो जर्मनी को भी बाद में खूब पड़ी, और जापान के ऊपर वैसे बम फेंक दिए, तो फिर उस तरह वर्ल्ड वार 1 जो 2 है, सॉरी, वो ख़त्म हो गई थी। विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार 2 में, ये ब्रिटेन का था विंस्टन चर्चिल। उसके बाद मार्गरेट थिएचर, ये बड़ी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त यूके की ना, बाद में बनी वर्ल्ड वार 2 के बाद 1979 से 1990 तक। तो इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये लेडी थी, ये मार्गरेट थिएचर लेडी थी, ये बंदा नहीं था। उसके बाद ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थी, लेडी, ये पहली लेडी थी जो ब्रिटेन हिस्ट्री में लेडी आई थी, यानी उससे पहले बंदे ही थे, मर्द ही थे। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, इसको ये फिर टाइटल मिला था आयरन लेडी ऑफ द यूके। उसके बाद जो इनकी रेजिडेंट है प्राइम मिनिस्टर की, उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे रहता है यूके का।
उसके बाद यहाँ पे दी फेमस बकिंगम पैलेस है जिसमें सारी रॉयल फैमिली रहती है। जो रिसेंटली अब देखा, दो जो शाही जोड़े थे उनकी शादी भी हुई, बहुत ज्यादा बकिंगम पैलेस में दुनिया इकट्ठी हो गई हो। आजकल जो एक है वो क्या नाम है उसका, किसी को याद है? जो प्रेजेंट मलका है इनकी, विक्टोरिया नहीं है जो अभी क्वीन है किसी के एलिजाबेथ। ज़हन? हाँ, क्वीन एलिजबेथ। वो मेरे ख्याल 5 6 उसका है टाइटल। तो ये जिस जगह पे वो रहती है सारी फैमिली को, तकरीबन 1200 1400 कमरों का रूम है, तकरीबन 200 400 कमरा तो इनके मुलाजमों के लिए। तो वो फेमस, जो भी यूके जाता है तो वो लाजमी देखता है बकिंगम पैलेस, ठीक है। वो एक बड़ी हिस्टोरिक प्लेस है। उसके बाद लेडी डियाना भी यूके से थी। एक कार एक्सीडेंट में 1971 में फ्रांस में इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद न्यूटन भी यहाँ से ही था, ये इंग्लैंड से था। इसने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, मतलब इसका बड़ा किरदार है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन डार्विन थ्योरी, ये भी इंग्लैंड का ही था। इसने दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन। इसके नजरियात को भी हम इस्लामिकली नहीं मानते। उसके बाद चार्ल्स डिकन, ब्रिटेन था। ये चार्ल्स डिकन एक नॉवलिस्ट है, एक राइटर है। जब मास्टर्स इन इंग्लिश किया था तब हमने पढ़ा था। तो ये उस वहाँ का यूके का बंदा है। तो ये टेल ऑफ टू सिटीज, पेरिस और लंदन की स्टोरी में वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हालत बन गई थी या क्या हालात थे उस वक्त, उसके बारे में ये सारी बड़ी अच्छी, बड़ी कैटेगोरिकल इसने चीजें बयान की हैं। तो बड़ा मजा आया था जब ये टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी। अच्छा, उसके बाद आपका शेक्सपियर आ जाता है। शेक्सपियर बहुत पहले आ गया था। ये जो भी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये रिसेंट की हैं। शेक्सपियर आता है यहाँ पे यूके में 1564 में। शेक्सपियर का जब इंग्लिश की बात करते हैं तो शेक्सपियर के बगैर समझ लें इंग्लिश अधूरी है। तो उसने जनाब फेमस जो उसकी राइटिंग है उसमें रोमियो एंड जूलियट आती है, मर्चेंट ऑफ द वीनस बुक्स उसकी आ जाती है, उसके बाद मैकबथ आ जाती है और हैमलेट आ जाती है। ये हैमलेट सारी वो नवाबों के बारे में, तकदीर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसने लिखी हैं। लेकिन जब ये चीज़ें देख लें, जब आप इस्लाम की तरफ आते हैं तो ये फिर चीज़ें वहाँ पे पैरेलल नहीं चलती। इनके कॉन्सेप्ट टोटली फिर बदल जाते हैं तकदीर के रिलेटेड और सारे। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लामिक व्यूज़ आर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं। उसके बाद जॉन कीट्स आ जाता है। कीट्स सेंशुअसनेस बड़ी मशहूर है, ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। ये मतलब जो ह्यूमन ब्यूटी है ना, ये खूबसूरती है औरत की, उसके बारे में ये फेमस राइटर। मास्टर्स इंग्लिश में ज़रूर पढ़ाया जाता है। और ये भी जनाब अर्ली एज में इसकी टीबी की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग है जनाब, रिसेंटली ये बंदा डेथ हुई थी 2014 14 मार्च में। अच्छा, इसने ये साइंटिस्ट है, ये मेरे ख्याल ये जो इतना भी आपका है ना खला के रिलेटेड, शायद इसको जियो फिजिक्स के कहते हैं या इस तरह। इसने सारी चीज़ें इसने एक हिस्ट्री ऑफ द टाइम बुक भी लिखी है जो दुनिया हैरान है कि नहीं, एक। टाइम जी टाइम के जी रिलेटेड, जी। टाइम के रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड, खला वगैरह के रिलेटेड, स्पेस के। हाँ, स्ट्रॉन स्पेस के रिलेटेड। और ये अगर आप देखें तो ये बंदा बिल्कुल अपाहिज था। ये इवन कि अपना आंख का पपोटा भी नहीं हिला सकता। तो ये जनाब आपका जो बिल गेट्स है ना, उसने एक दुनिया की सबसे स्पेशल चेयर इसको बनवा के दी थी, जिसकी वजह से ये सिर्फ सोचता था दिमाग में और मशीन उसको फिजिकली वर्बली सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिमाग की बताती थी। तो देखे ना अल्लाह ताला की ज़ात कैसे भी अता कर सकती है कि जिसमें बिल्कुल नकारा है और दिमाग के अंदर वाली चीज़ें जो वो दुनिया में हैरानी पैदा करी, जो वो आज तक इसने लिख दिया है, वो लोग अभी भी हैरान है। हिस्ट्री ऑफ द टाइम जो मैं थोड़ी सी बुक पढ़ी थी, तो वो आम समझ में आने वाली बातें ही नहीं है। अच्छा, और एक चीज बताने लगा था वो निकल गई अब जेन से, खैर। उसके बाद विलियम्स वर्ड्सवर्थ आता है। ये अच्छा, ये हाँ, स्टीफन हॉकिंग को आपने आपने मुझे बताना है कि इसको कहाँ पे शेक्सपियर को, और बता ही दिया है, शेक्सपियर के साथ ही ये बंदा दफर है। तो वो जगह बतानी है आपने जहाँ पे स्टीफन हॉकिंग, ये पिछले 3 4 सालों में ये एमसीक्यूज आता भी रहा कि वेयर ही इज बरिड, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग। तो वो बड़ी फेमस जगह है यूके जहाँ पे ये बरिड है। तो वो आपने मुझे बतानी है। 2 क्वेश्चन हो गए। आज मैंने देखना है कि कौन ये रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आता है। ये आपको पता रोमांटिक पोएट था। उसके बाद नेचर के बारे में बहुत ज्यादा लिखे हमने, 10th में भी इसकी पोएट्स नज़में पढ़ी। और उसके बाद एफएससी में भी जब आप जाते हैं तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद जनाब ये कंट्री खत्म हो गया, फिर इटली आ जाता है। इटली का कैपिटल रोम है, छोटा सा मुल्क है, वेटिकन सिटी, ठीक है। इसके साथ उसके बाद बूट शेप पेनिनसुला, ये मैंने आपको बता दिया था। इसकी शक्ल चूंकि ऐसी है, पेनिनसुला भी है और ये बूट की शक्ल भी बनी है। उसके बाद कैपिटल इसका जो है रोम, इसको इटर्नल सिटी भी कहते हैं, ये हमेशा से रहने वाला शहर। सिटी ऑफ हिल्स भी है क्योंकि पहाड़ है यहाँ पे। उसके बाद वीनस आ जाता है, सिटी ऑफ इटली, ये वीनस। उसके बाद सिटी ऑफ, अच्छा वीनस अगर आपने वो मूवीज पुरानी देखी हो ना, तो वो जनाब ऐसे कश्तियां सी अंदर चल रही हैं और साथ गा रहे हैं, तो इस कश्ती से लोग बाहर
तो वो सिटी ऑफ कैनाल्स है, वो एक्चुअली वो कैनाल्स हैं जो कि आबादियों के अंदर भी बनाई गई हैं। तो सिर्फ ट्रैवलिंग इज पॉसिबल थ्रू थ्रू योर बोट्स। तो उसमें जैसे हमने घरों में गाड़ियां रखी होती हैं, बाइक्स रखे होते हैं, तो हर घर ने अपनी जनाब बोट रखी हुई है कहीं बाहर मूव करने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि वो सारा सिटी जो है ना वो पानी में है। उसके बाद क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी है यहाँ पे। उसके बाद मर्चेंट ऑफ वीनस शेक्सपियर ने, वो इसी के बारे में कहता है, जो जो मैंने आपको उसकी बुक बताई थी वो शेक्सपियर ने इसी सिटी के बारे में लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद मार्को पोलो आ जाता है, ये सर गोबी डेजर्ट, ये वीनस इटली में आ जाता है। उसके बाद ये मार्को पोलो का है कि वो भी यहाँ से बिलोंग करता था। उसके बाद कोलंबस का मैंने आपको बताया था। उसके बाद लियोनार्डो डा विंसी, ये बड़ा फेमस पेंटर है। इसकी जो फेमस पेंटिंग है वो अक्सर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका इटली कंट्री है लियोनार्डो डा विंसी। तो इसकी पेंटिंग है डिवाइन कोड के नाम से, बुक भी है इसके और मूवी भी बनी हुई है अगर आप देखना चाहें। उसके बाद लियोनार्डो डा विंसी के नाम पर इटली में एक एयरपोर्ट भी है। पेंटिंग इसकी कौन सी मोनालिसा, वो एक औरत सी, एक यंग सी है लड़की सी, उसको वो बनाई हुई है। वो बेसिकली एक विर्जन औरत के बारे में, जो बादशाह की बेटी थी, उसके रिलेटेड ये स्टोरी है। तो उसको इसने जनाब तब ये पेंटिंग की तो इसकी वो दुनिया में बहुत हिट हो गई, और आज तक वो मोनालिसा की जो ओरिजिनल पेंटिंग है मिलियन बिलियन डॉलर में बोली लगती है, और शायद न्यूयॉर्क में भी पड़ी है किसी म्यूजियम में। उसके बाद एक दूसरी फेमस इसकी पेंटिंग थी, उसको बोलते हैं द लास्ट सपर। सुपर नहीं कहना, सपर है एक्चुअली। तो ये हजरत ईसा का जो उनकी डेथ से पहले आखिरी मील था ना, जो उन्होंने खाना खाना था, खा रहे थे, तो जो उनके चाहने वाले थे वो इनके इर्द गिर्द बैठे थे। तो उसके रिलेटेड है, आप इंटरनेट से गूगल कर सकते हैं, बकायदा वो पोर्ट्रेट निकल आ जाएगा। तो ये दूसरी महंगी तरीन इसकी पेंटिंग है और फेमस तरीन। डाविंसी मैंने कोड बताया, डाविंसी कोड, इसकी मूवी भी है और इसके ऊपर बुक भी है। उसके बाद यहाँ पे जो फेमस इटली का पेंटर मशहूर है वो है माइकल एंजल। ठीक है, इसकी जो पेंटिंग मशहूर है दी लास्ट जजमेंट, ये भी आप देख सकते हैं नेट से। उसके बाद फेमस बंदा यहाँ पे मोजोलिनी है। जैसे वो बिस्मार्क मैंने आपको बताया था जर्मनी का डिक्टेटर था, तो यहाँ पे मोजोलिनी है ये फेमस डिक्टेटर ऑफ इटली था, और जो बिस्मार्क है ये जर्मनी का था डिक्टेटर। अक्सर ये क्वेश्चन आता है जब हिस्टोरिक बुक्स आप पढ़ते हैं, जब आप कंप्रीहेंसिव स्टडी करते हैं सीएसएस की या पीएमएस की, तो मोजोलिनी या बिस्मार्क का लाजमी वो जिक्र होता है। तो अगर आपको पता होगा तो फिर आप आसानी से समझ सकेंगे। उसके बाद ये मार्कोनी, जिसने रेडियो इन्वेंट किया था, ये समझ लें इटली को कौन ही मार दिया आपने। तो ये वो बंदा है, रेडियो की इन्वेंशन ये भी इटली से हुई थी। उसके बाद गैलीलियो है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप दरियाफ्त की। अगर टेलीस्कोप की वजह से, मैं उस दिन बता रहा था कि सारा सोलर सिस्टम डिस्कवर हो चुका है, सब चीज़ें अगरचे वो कॉपरनिकस को क्रेडिट जाता है, लेकिन इन्वेंशन तो इसकी बैकग्राउंड बनी है ना जैसे। तो ये बंदा था। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पे सिसिली है, सिसिलियन माफिया। ये सिसिलियन माफिया ऐसा, ये पूरी दुनिया में जनाब लॉलेसनेस के लिए मशहूर है। ये सबसे ज़्यादा यानी कि ड्रग माफिया या इस तरह का जो सारा सिलसिला, तो ये भी सिसिली एक माफिया यहाँ का फेमस लॉलेसनेस के लिहाज से, ये सबसे आगे इटली में। उसके बाद ये नहीं देखा ना, कुछ लोग यूरोपियन कंट्रीज को बड़े महजब समझते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मीडिया को अलाउ नहीं होता दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी मीडिया को बड़ा मोनेटाइज किया हुआ है। हमारी तरह नहीं है मीडिया जनाब, गटर का ढक्कन टूट जाता है तो इसकी भी खबर आ जाती है, और जो बताने वाली बात है वो बताते नहीं। खैर, हमारा मीडिया तो टोटली एक और पर्सपेक्टिव में ये हमें फीड करता है, तो इसको छोड़ें। उसके बाद यूरोप में सबसे पहले अगर कहते हैं जो सिसिली है ना, जो जिसमें सबसे ज्यादा आजकल लाल लेसन है, तो यूरोप में जब इलम आया तो यहाँ इस सिसिली सिटी में सबसे पहले आया था। तो ये भी आपने एक याद रखना है। उसके बाद रेनाइसेंस ऑफ यूरोप। रेनाइसेंस क्या होता है? रेनाइसेंस एक्चुअली रीबर्थ, किसी चीज का दोबारा से जन्म लेना, यानी वो चीज पहले मौजूद हो लेकिन ड्यू टू डिवास्टेशन कुछ कैटास्ट्रॉफिक ऐसा हो जाए, तो फिर दोबारा से कोई चीज जब दोबारा आती है तो उसको रेनाइसेंस बोलते हैं। ये बड़ी फेमस चीज है। रेनाइसेंस कब आया यूरोप में? ये स्पेन और सिसिली से शुरू हुआ था। तो यूरोपियन लोग, ये बताया हुआ पहले जंगों में मसरूफ थे, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार लड़ाई झगड़े खत्म करनी चाहिए। तो फिर जब रेनाइसेंस आया था तब ये यूरोपियन ने यूनिवर्सिटियां बनाना शुरू की, और सारे ये बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जितने भी बड़े फेमस दुनिया में इंस्टीट्यूट हैं, ये उसके बाद जब रेनाइसेंस था यूरोप में तब यह, जब यूरोपियन हिस्ट्री लोग पढ़ते हैं तो ये रेनाइसेंस का बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इवन के। उसके बाद स्पेन में इल्म मुसलमान लेकर आए थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई थी, ये मैंने आप
उसके बाद फेमस जो इटली में जगह है कोलोजियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। अगर आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी हो तो वो इसी में बनाई गई है कोलोजियम में। यानी अगर इसमें बनी नहीं तो फिर उसकी कॉपी जरूर किया गया हो, अगर वो हाल जिसमें बनाई है। तो वो बड़ा सारा स्टेडियम है, कुछ हिस्सा उसका गिर गया और अभी कुछ उसका हिस्सा अभी भी पोर्शन है। मेरे ख्याल वो ओल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी शायद आता है। सेवन वंडर ऑफ ओल्ड, वर्ल्ड में ये अच्छा शामिल है सर। ये, हाँ शामिल है ना, हाँ ठीक हो गया। जो सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ये इटली का जो ये शामिल भी है। तो ये ओल्ड ओपन थिएटर था, इसमें जनाब वाकई ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर कहते हैं जो उनको फाइटर हैं, जो हाथ से लड़ाई लड़े, बड़े जंगजू हों, जोशीले हों। तो तब ये इन लोगों का शौक था। तो ये वॉरियर्स जितने भी थे वो शर्तें लगाकर गुलाम आते थे अपने मकसद की, और फिर उस पर जुआ वगैरह लगाया जाता था। उसके बाद लीनिंग टावर ऑफ द पीसा, ये तो अब फेमस बड़ी जगह है कि वो एक ऐसा टावर सा है, वो थोड़ा सा टिल्टेड सा ऐसा खड़ा हुआ है। तो बहुत ज्यादा टूरिज्म की अट्रैक्शन है। तो ग्रेविटी की वजह से जो भी उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन, मेरे ख्याल ये मीटिंग भी एंड हो रही है नीचे से, पीसा टावर। लेकिन ठीक है जी, ये मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया, तो आज के लिए इतना ही था। आज की क्लास यहाँ की तक ही रखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल ग्रीक से शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।